नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की कल होगी शुरुआत। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे उद्घाटन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साझा करेंगे अनुभव। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को करेंगे संबोधित। देश में कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की बैठक। कहा, सभी नागरिकों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। वैक्सीन वितरण के लिए राज्यों से मांगी व्यापक योजना। तेजी से आगे बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान निवार। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल। बीजेपी की ओर से विनय सिन्हा और आरजेडी की ओर से अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार। 243 सदस्यों वाले सदन में एनडीए के पास 126 विधायक। और देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार का एक और सख्त कदम। 43 मोबाइल ऐप्स पर लगाई पाबंदी। देश की रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बताया खतरनाक। बुलेटिन में सबसे पहले बात अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन की कल से शुरुआत होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत देश भर से पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आदर्श समन्वय पर चर्चा होगी। ऐतिहासिक धरोहरों, लोक सांस्कृतिक छाप और आर्थिक रूप से सशक्त गुजरात 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का गवाह बनने जा रहा है। 25 और 26 नवंबर को केवड़िया में सम्मेलन का आयोजन होगा। लिहाजा गुजरात विधानसभा इस सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। ये सम्मेलन अलग अलग सत्रों में आयोजित होगा और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से पीठासीन अधिकारी केवड़िया में जुटना शुरू हो गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम मूर्ति के सानिध्य में हम 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कल से शुरू करने वाले हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की परंपरा 1921 से है और ये हमारा 80वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के संबोधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत भाषण होगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के बाद राष्ट्रगान के साथ सम्मेलन के पहले दिन के एक चरण का समापन हो जाएगा। दूसरी पारी में भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे को सम्मेलन के कार्यसत्र को संबोधित करना है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी भी अपने विचार रखेंगे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के संरक्षक माननीय राष्ट्रपति जी के उद्घाटन सत्र के से शुरू होगा। 25 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में
ये सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति माननीय वेंकैया नायडू जी, राजस्थान के, गुजरात के राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कांग्रेस दल के सदन में नेता अधीर रंजन जी, संसदीय कार्य मंत्री सहित देश के पीठासीन अधिकारी उसमें उपस्थित होंगे। नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का खास हिस्सा है। सम्मेलन के दूसरे दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार पटेल की एकता की इस मूर्ति के सामने संविधान की मजबूती के लिए संविधान की प्रस्तावना का संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का भाषण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सम्मुख भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम संविधान की प्रस्तावना का संकल्प लेंगे और समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री हमसे जुड़कर हमारा मार्गदर्शन देंगे। सम्मेलन के दौरान संविधान दिवस पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का विषय है सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच बेहतर सहयोग और आदर्श समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। ये वर्ष इस सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। इस सम्मेलन में देश भर के सभी पीठासीन अधिकारियों को नए विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच मिलता है। पिछली बार जो सम्मेलन हुआ था उसमें 3 समितियां बनाई गई थी और इस बार उम्मीद है कि उन समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है और साथ ही सदस्यों के आचरण, ताकि व्यवधान को कम किया जा सके, उस पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। केवड़िया से कैमरा पर्सन योगेश के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू आज गुजरात की केवड़िया पहुंचे। उपराष्ट्रपति कल देश के विधायी निकायों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेंगे। केवड़िया पहुंचने पर गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने यहां आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए, साथ ही उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर का दौरा भी किया। गुजरात के केवड़िया में कल से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत केवड़िया में होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जगह जगह पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार की थीम है कि किस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय जो है वो और मजबूत हो, ताकि लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। और अब मंच सज चुका है जहां पर पीठासीन अधिकारी अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। केवड़िया से कैमरा पर्सन योगेश के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात के केवड़िया में कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। एक नजर डालते हैं केवड़िया के ऐतिहासिक महत्व पर। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रकृति की गोद में नर्मदा नदी के किनारे बसा केवड़िया सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है।
80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित करने के लिए ये शहर पूरी तरह से तैयार है। केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाई गई है। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। ये प्रेरक स्मारक स्थल नर्मदा नदी की ओर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सरदार सरोवर बांध और केवड़िया शहर के बीच स्थित है। केवड़िया पर्यटन सर्किट में 35 पर्यटक स्थल शामिल हैं, जिनमें फूलों की घाटी, विश्व वन, जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी, नौका विहार, रिवर राफ्टिंग, टेंट सिटी, खलवानी इको टूरिज्म और जरवानी इको टूरिज्म प्रतिमा और नर्मदा बांध की परिधि के आसपास पहले से ही खुले हैं। ये पहला मौका है जब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 नवंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ विभिन्न विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में मजबूत लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में आदर्श समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की जाएगी। केवड़िया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से विश्व के पर्यटन के नक्शे पर भारत और मजबूत हुआ है। केवड़िया दर्शाता है कि किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास किया जा सकता है। केवड़िया से कैमरा पर्सन योगेश और सहायक हरिप्रसाद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस समय गुजरात के केवड़िया में मौजूद हमारी संवाददाता कृति मिश्रा का रुख करेंगे। कृति, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की कल से शुरुआत हो रही है। किस तरह से ये जो सम्मेलन होता है वो अपने आप में खास होता है और किस तरह की तैयारियां? अगर हम सम्मेलन के महत्वपूर्ण वो कितना है इसकी बात करें तो देखिए, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रीति जितने तरह के इनोवेशंस आए हैं, जिस तरह से काम प्रभावी हुआ है, उसका कहीं ना कहीं हम उद्गम देखते हैं। जो इसका ये जो सम्मेलन है उसमें जो डेलिब्रेशंस होते हैं, इस बार भी उम्मीद है कि किस तरह से जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका काम और प्रभावी बनाया जाए, किस तरह से जो सदस्य होते हैं, चाहे वो विधान परिषद हो, विधान परिषद के अलावा विधानसभा हो या इसके अलावा संसद हो, उनके सदस्यों का काम भी और कैसे प्रभावी बनाया जाए ताकि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके और किसी तरह का व्यवधान ना हो। इसके अलावा एक बेहद खास बात प्रीति कि 2019 में जब ये सम्मेलन हुआ था तो 3 कमेटियों का गठन हुआ था, जिसके ऊपर इन कमेटियों ने रिपोर्ट सौंपी थी कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके लेजिस्लेचर का जो काम है उसको और प्रभावी बनाया जा सके। तो इस पर भी चर्चा हो सकती है कि इस पर भी इस बार चर्चा हो। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बेहद ही महत्वपूर्ण सम्मेलन किस तरह से हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसको और मजबूत बनाने के लिए। प्रीति, बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप कार्यक्रम के बारे में भी बताएं, किस तरह से कार्यक्रम रहेगा कल से। प्रीति, देखिए, कल कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें अपना जो वो है अपना जो स्पीच है वो देंगे। इसके अलावा कई तरह के डिग्नेटरीज आ रहे हैं। 27 जो विधान परिषद हैं, जो विधान मंडल हैं, उनके जो स्पीकर्स हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा जितनी भी असेंबलीज हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, उनकी भी उम्मीद है कि वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो वैलिडिटरी सेशन में हिस्सा लेंगे वर्चुअली। तो कुल मिला के इसमें जो आदान प्रदान होगा विचारों का और इसके अलावा जो अनुभव जो है वो साझा होंगे और किस तरह से पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको और मजबूत बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। प्रीति, बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और केवड़िया से इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का ये शताब्दी वर्ष है। हालांकि अब तक 79 सम्मेलनों का ही आयोजन हुआ है। पिछला सम्मेलन दिसंबर 2019 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था। अपने 100 साल के सफर में भारत के विधान निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की बदलती रूपरेखा के साथ तालमेल बनाते हुए एक विशेष मंच के रूप में ये विकसित हुआ है। 100 साल पुराने पीठासीन अधिकारियों के इस मंच की वैश्विक पहचान है। पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन 14 सितंबर 1921 को शिमला में तत्कालीन अध्यक्ष सर फ्रेडरिक वाइट की पहल पर हुआ। शुरुआत में संस्था का नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड डिप्टी प्रेसिडेंट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द प्रोविंसेस था। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने।
1926 में हुए सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की। 1921 से 1950 तक ये सम्मेलन या तो दिल्ली में या शिमला में होता था। 1946 में देश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद नई दिल्ली में जनवरी 1947 में हुए सम्मेलन में स्पीकर जीवी मावलंकर ने अपने संबोधन में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में कहा था कि इस तरह के सम्मेलन हमें अनुभव और विचारों के आदान प्रदान और सीखने के साथ संसाधनों की साझेदारी का अवसर देते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों का अधिक कुशलता से निर्वहन करने और सक्षम बनाने का शानदार तरीका है। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने ही इस सम्मेलन को दूसरे राज्यों में आयोजित करने की शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनके पीठासीन अधिकारी शामिल होते हैं। इस सम्मेलन का मकसद है कि एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हुए विधायी कार्यों को मजबूत किया जाए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के तर्ज पर ही सचिवों के सम्मेलन की भी शुरुआत हुई। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की पहल पर इस सम्मेलन का आगाज हुआ। उनके सुझाव पर भारत के विधायी निकायों के सचिवों की पहली बैठक ग्वालियर में 23 अक्टूबर 1953 को हुई। उसके बाद से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के एक दिन पहले सचिवों का सम्मेलन होता है। संस्था के इतिहास में पिछले 100 साल में आज़ादी के बाद कई बार और बाद में भी कई सालों में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। वहीं 6 बार आकस्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज एयर इंडिया 1B777 से चेन्नई के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया 1B777 में राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। चेन्नई के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के तिरुचनूर में पद्मावती अम्मावरी मंदिर का दौरा किया और वहां अम्मावरी पूजा में भाग लिया। राष्ट्रपति के साथ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने भी मंदिर का दौरा किया। इससे पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का रेणुगुंटा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। राष्ट्रपति की एयर इंडिया 1B777 में यह पहली यात्रा है। विमान में ईंधन की कम खपत होती है। इसमें B747 400 की तुलना में लंबी रेंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई से बचने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने, पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अब तक इस चुनौती का मुकाबला किया है, नुकसान को कम रखा है। आज भारत रिकवरी और मृत्यु दर के मामले में संभली हुई स्थिति में है। टेस्टिंग से ट्रीटमेंट तक का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन अभी हमें पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 रणनीति संबंधी सुझाव साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश को जो वैक्सीन दी जाएगी वो वैज्ञानिकों के हर कसौटी पर खरी उतरेगी। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा।
बिहार में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया। बीजेपी की ओर से पार्टी के नेता विनय सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए के पास 125 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के 74 सदस्य शामिल हैं। उनके साथ जेडीयू के 43, हम के 4 और वीआईपी के 4 विधायकों के साथ एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं आरजेडी की ओर से अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं। वहीं अन्य दलों को 6 सीटें मिली हैं, जिनमें एमआईएम के पास 5 सदस्य हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होना है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी करके धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हुई। इसके अंदर दोनों प्रावधान हैं। एक तो इसके अंदर जो लोग करेंगे उनके ऊपर 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें 1 साल से लेके 3 साल है, फिर 3 साल से 10 साल की भी कैटेगरीज हैं, जिसमें कहीं सामूहिक करते हैं उनके लिए भी 3 साल से 10 साल है। उसके अंदर धनराशि भी है, 15,000, 25,000, 50,000 का है। और साथ ही साथ जो महिला होती हैं उनको भी तो एक तकलीफ होती है, तो उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। तो उस सहायता के लिए भी 5 लाख का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इन ऐप्स को भारत की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यूजर्स अब 43 मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इन ऐप के बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद कार्रवाई की है। चक्रवाती तूफान निवार का खतरा दक्षिण भारत के राज्यों पर मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में खास एहतियात बरते जा रहे हैं और निवार के कारण होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज इसी को लेकर एनडीआरएफ और मौसम विभाग ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। चक्रवात की स्थिति पर बात करते हुए मौसम विभाग के डीजी ने कहा कि निवार पुदुचेरी से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा पर केंद्रित है। अगले 12 घंटे में तूफान के प्रबल होने की संभावना है। तूफान की जानकारी देने के लिए एक वेब पेज भी बनाया गया है। लगभग 370 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये इंटेंसिफिकेशन होकर आज शाम को नहीं तो रात को एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। लगभग सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। वहीं एनडीआरएफ भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चक्रवात से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ के कुल 30 टीमों को तैनात किया जा चुका है और जरूरत पड़ने पर बाकी और टीमों की भी तैनाती की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी से चक्रवात की स्थिति पर बातचीत की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैं प्रभावित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा और कल्याण की कामना करता हूं। विज्ञान को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए हर साल आयोजित किए जाने वाले 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की इस बार वर्चुअल शुरुआत हो चुकी है। इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा ने किया है।
ये 4 दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव 24 से 27 नवंबर तक चलेगा। 4 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की मंगलवार से शुरुआत हो गई। फिल्म महोत्सव में 115 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा इस वर्चुअल महोत्सव में विज्ञान, मीडिया, स्वास्थ्य और सिनेमेटोग्राफी जैसे विषयों पर चर्चाएं भी आयोजित होंगी। आयोजन के आखिरी दिन पुरस्कृत होने वाली उत्कृष्ट विज्ञान फिल्मों के नामों की घोषणा की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर समाज में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार में विज्ञान से जुड़ी फिल्मों के महत्व को बताया गया। It gives me an immense pleasure to share with you that despite all odds, we were able to complete all our formalities of selecting the entries, adjudging them and getting them what they deserve. 10वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव इस वर्ष 18 से 22 मार्च को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते ये फिल्म महोत्सव वर्चुअल रूप में आयोजित किया जा रहा है। विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर जाकर वर्चुअल रूप से इससे जुड़ा जा सकता है। एक नई कैटेगरी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और उसका नाम दिया है डेस्टिनेशन कैटेगरी। यानी ये फेस्टिवल अब जहाँ कहीं भी होगा तो उस प्रदेश के नाम से एक डेस्टिनेशन कैटेगरी बनाई जाएगी। अब जैसे इस बार डेस्टिनेशन त्रिपुरा कैटेगरी के लिए हमने फिल्में आमंत्रित की, यानी फिल्म मेकर्स जो त्रिपुरा में जाकर फिल्में बनाते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का नेचर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी। तो ये कैटेगरी से न केवल उस प्रदेश को समझने का मौका मिलेगा, बल्कि फिल्म मेकर्स भी वहाँ की ओर आकर्षित होंगे। फिल्म महोत्सव को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार के साथ त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का आज शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर देश में कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन जारी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा है कि गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों की आस्था, विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। उनकी शिक्षा और उनके कार्य हम सभी में मानव प्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी गुरु तेग बहादुर को नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि साधन हेती इति जिनी करी, सीसु दिया पर सी ना उचरी, धर्म हेत साका जिनी किया, सिसु दिया पर सिररू न दिया। धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध हमारी आस्था की रक्षार्थ गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को सादर नमन। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत।